अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और कामयाब होंगे। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या वॉइस की सूरत में भेज दें। अगर कोई डिस्ट्रॉशन वगैरह नहीं होगी तो इंशाल्लाह डायरेक्ट अपलोड कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं प्रेजेंट कर दूँगा खुद से। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें अब्दुल लतीफ़ साहब ने भेजी है और अब्दुल लतीफ़ साहब बताते हैं बेसिकली जो इनका ताल्लुक़ है वो इंटीरियर सिंध से है और इंटीरियर सिंध का एक शहर है हैदराबाद। ये वहाँ पे रहा करते हैं। ये बताते हैं कि शुरू से ही इनका शौक़ था कि रात को जो है वो बाहर निकलते थे, दोस्तों में बैठते थे और क्रिकेट खेलने जाया करते थे। अब शुरू से ये आदत इनकी बन चुकी थी, तो लिहाजा एक दिन भी अगर इनको घर पे रहना पड़ जाए तो इनको बड़ी मुसीबत लगती थी, बड़ा मुश्किल लगता था टाइम गुजारना। अब ये बताते हैं कि ये जो कोरोना वाला टाइम था, इस टाइम में क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको पता है लॉकडाउन लग जाता था, घर वाले भी मना करते थे बाहर निकलने से, फिर आगे बाहर निकले तो पुलिस वगैरह होती थी, बड़े मसले हुआ करते थे। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि शुरू शुरू में तो हम लोगों ने घर में टाइम गुजारा। अब एक दो दिन घर पे रह के देख लिया, हमारा दिल ना लगे। अब हमारी आदत थी बाहर बैठेंगे, खेलेंगे, पार्टी करेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है जब एग्जॉस्ट होने लगे तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि रात में जब घर वाले सो जाया करेंगे 11 के बाद या 10 बजे के बाद हम लोग मिला करेंगे। और हमें मिलना जो है वो हमारी गली का एक चौक था, उस चौक पे एक बहुत बड़ी सी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी और वहाँ पे इस कदर रोशनी थी कि आप चाहें तो वहाँ क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो जो शौक था उस शौक पे हम लोग रात में जमा हो जाते, 11:30-12 बजे तक। आमतौर पे जो लोग थे वो सो जाया करते थे या अपने अपने घरों में होते थे और हम 5-6 लड़के होते वो क्रिकेट खेल रहे होते थे। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी, रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और खेल खेल के हम बुरी तरह थक चुके थे। अब उसके बाद जब हम लोग बैठ गए तो हम लोगों ने सोचा यार क्यों ना लकड़ियाँ जमा करते हैं, लकड़ियाँ जमा करके आग लगाते हैं, क्योंकि हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी। और हमारा पूरा प्लान था कि थोड़ी सी आग वगैरह लगा लें तो उसमें जैसे आलू वगैरह डाल लेते हैं, जैसे आमतौर पे यहाँ पे किया करते हैं लोग कि आग जलाते हैं, उसमें आलू पकाते हैं या इस तरह के काम करते हैं। तो इन लोगों का यही प्लान था कि आग जलाएंगे और उसमें आलू वगैरह डाल के सेकेंगे और उनको खाएंगे। अब बहरहाल ये बताते हैं कि पहले हम लोगों ने लकड़ियाँ जमा करनी थी, तो लकड़ियाँ जमा करना एक टास्क था। उसके लिए हम जगह जगह इधर उधर गए, जहाँ जहाँ से जो लकड़ियाँ हमें मिली वो हम लेके आ गए। लेकिन ये जो लकड़ियाँ थी ये नाकाफ़ी थी। लिहाजा अब मैंने डिसाइड किया कि ये जो दरख्त लगा हुआ है सामने, मैं वहाँ दरख्त के पास जाता हूँ, उसके करीब अगर कोई लकड़ी पड़ी होगी तो ठीक है, वरना दरख्त पे चढ़ के जो है लकड़ी तोड़ लूँगा और नीचे फेंक दूँगा और उसको हम जला लेंगे, जो आप नॉर्मली किया करते हैं। तो लिहाजा ये सोच के मैं जो दरख्त था उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब बेसिकली ये जो दरख्त था ये एक बरगद का दरख्त था और आपको पता है कि बरगद का जो दरख्त होता है उसके जो तने होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और हमारा ये जो दरख्त था ये बहुत पुराना दरख्त था, सालों पुराना दरख्त था। और इस दरख्त का जो तना था वो इस कदर बड़ा था कि अगर कोई इसके पीछे छुपना चाहे तो वो छुप सकता था। बहरहाल मैं दरख्त की तरफ जैसे ही बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि दरख्त के आगे एक आदमी है जो खड़ा हुआ है और वो नॉर्मली जैसे लोगों की हाइट हुआ करती है 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, उससे कुछ ज़्यादा ही लंबा है। यानी दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि कोई 7-7.5 फीट का आदमी है जो दरख्त के करीब खड़ा हुआ है। अब ये रात के तकरीबन 1:30-1:45 का टाइम था, लेकिन मैं लड़कों से बोल चुका था कि मैं लकड़ियाँ लेके आता हूँ। लिहाजा मैंने दरख्त की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि जाके देख लेते हैं, अगर कोई लकड़ी होगी तो ठीक है, वरना इस आदमी से बोलूँगा कि मेरी हेल्प कर दे या दरख्त में से थोड़ी सी लकड़ियाँ जो हैं वो तोड़ के दे दे। ये बताते हैं कि मैं दरख्त के करीब जा रहा था और वो जो आदमी था वो आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव हो रहा था, यानी वो भी आगे की तरफ बढ़ रहा था। लिहाजा मेरी कोशिश ये थी कि मैं जितना जल्दी हो सकता है इस आदमी के करीब पहुंच जाऊं, क्योंकि अगर वो दरख्त के करीब या उसके नीचे मौजूद होगा तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा और वो जल्दी से हाथ बढ़ा के लकड़ियाँ तोड़ के दे देगा। अब ये बताते हैं जैसे ही मैं बिल्कुल करीब पहुंचा दरख्त के तो वो जो आदमी था दरख्त का जो तना था उसके पीछे की तरफ चला गया। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो दरख्त था इसका जो तना था वो इस कदर जो है चौड़ा था या इतना बड़ा था कि बाकायदा कोई आदमी उसके पीछे जाके खड़ा हो सकता था, छुप सकता था। बहरहाल मैंने देख लिया था कि वो जो आदमी है वो तने के बैक साइड पे गया है। लिहाजा मैं जल्दी से दरख्त के करीब पहुंचा और मैंने करीब पहुंच के उसको आवाज़ दी कि भाईजान कहाँ हैं आप, मुझे आपसे मदद चाहिए। जब मैंने ये कहा तो दरख्त के पीछे से या तने के पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मैंने सोचा कि हो सकता है इसने सुना ना हो,
तो लिहाजा मैंने सोचा कि मैं तने से घूम के उसके पास जाता हूँ और उससे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं तने से घूमा तो मैंने देखा कि तने के बाद कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि जो मैंने देखा था, अपनी आंखों से देखा था कि ये जो आदमी है ये तने के उस तरफ जाके खड़ा हो गया है और पीछे की तरफ चला गया है। लिहाजा मैंने दरख्त के चारों तरफ एक चक्कर लगाया और जब मैंने देखा कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो मैं खड़ा हुआ परेशान होने लगा, क्योंकि मैंने अभी अपनी आंखों से देखा था कि वो जो शख्स था वो तने के पीछे की तरफ आया था। बहरहाल मैं इधर उधर देख रहा था कि इसी दौरानिया में पेड़ के ऊपर से या दरख्त के ऊपर से मुझे एकदम से आवाज़ आई और ये जो आवाज़ थी ये किसी के हंसने की आवाज़ थी। बहरहाल जैसे ही मैंने हंसने की आवाज़ सुनी तो मैंने ऊपर की तरफ देखा और जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मैंने देखा वही आदमी जो 7-7.5 फीट का आदमी था, जो अभी तने के पीछे गया था। वो दरख्त की टहनी पे बाकायदा बैठा हुआ था और उसके जो दांत थे वो बहुत बड़े बड़े दांत थे और उसकी जो आंखें थी वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद कलर की थी, यानी अंदर का जो हिस्सा है वो पूरा वाइट था। अब ये बताते हैं जैसे ही मैंने ये देखा तो मेरी कुछ समझ नहीं आया। मैंने वहाँ से जितना तेज़ हो सकता था दौड़ना शुरू किया और मेरी मंजिल जो थी, मेरे दोस्त थे जो मुझसे तकरीबन समझ लें कि 5 मिनट के फासले पे थे। जैसे तैसे गिरता पड़ता मैं उन दोस्तों के पास पहुंचा और जब मैं उन दोस्तों के पास पहुंचा तो मैंने उनको भी हाथ के इशारे से कहा कि फ़ौरन यहाँ से भागो। उन्होंने जब मेरी ये हालत देखी तो उनको पता चल गया कि कुछ ना कुछ हुआ है, लिहाजा वो मेरे साथ भागने लगे और भागते भागते जैसे तैसे हम लोग अपने घर के करीब पहुँचे। अब ये बताते जब हम अपने घर के करीब पहुँचे तो मेरी हालत गैर हो चुकी थी। मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या वाक़या हो गया है कि वहाँ से तुम भागे हो। तो मैंने उनको सारा का सारा जो वाक़या था वो सुनाया और उनको बताया कि वो जो आदमी दरख्त के तने के पीछे गया था वो दरख्त के ऊपर एक टहनी पे बैठा हुआ था और उसकी जो शक्ल थी या उसकी जो आंखें थी वो इस तरह की थी। खैर ये सुन के इनके जो दोस्त वगैरह थे उन्होंने कहा कि परेशान नहीं हो सकता है तुम्हारा वहम हो। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने खुद ही अपनी आंखों से उस आदमी को दरख्त के ऊपर देखा था। अब ये बताते हैं कि फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए और जब मैं अपने घर आया तो जाहिर सी बात है मैं चोरी से चुपके से अपने घर से गया था, तो मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं था। लिहाजा मैं जैसे ही घर आया तो मुझे शदीद बुखार हो चुका था और जब मैं सुबह उठा तो मुझे 103-104 बुखार हो रहा था और मेरी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको बताऊं या ना बताऊं। मेरा जो बुखार था वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जो जिस्म है वो नीला हो चुका है। खैर मेरी मदर ने थोड़ी देर ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि रात में क्या हुआ है या ऐसी क्या बात हुई है कि एकदम से तुम बीमार हो गए। बहरहाल मैंने उनको रोते रोते बताया कि हमने ऐसा किया था, हम लोग बाहर चले गए थे और दरख्त पे मैंने एक आदमी को देखा, उसके बाद से मेरी हालत गैर हुई हुई है। अब ये जब सुना मेरी मदर ने तो मेरी मदर ने मेरे फादर को बताया और मेरे फादर जो थे वो अपने एक दोस्त को लेके आ गए। उनके जो दोस्त थे बेसिकली वो एक दम दुरूद करने वाले आदमी थे। खैर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने देखते ही मुझे बता दिया कि बेटा तुम्हारा रात में जिस मखलूक से सामना हुआ था उसको जन्नात कहते हैं और ना सिर्फ तुमने उसको देखा है बल्कि उसका घर भी देख लिया है। बहरहाल अब मैं तुम्हें कुछ वज़ाइफ वगैरह बता रहा हूँ, वो वज़ाइफ पढ़ो और कोशिश करना आज के बाद ख़ास तौर पे उस दरख्त से या उसके करीब से ना गुज़रना, क्योंकि बेसिकली वो जो दरख्त है वहीं पे वो जन रहा करता है। ये बताते हैं कि उसके बाद से मैंने तौबा कर ली कि कभी भी चाहे दिन हो या रात हो मुझे कभी भी उस दरख्त के करीब नहीं जाना है। और ऐसे ही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके बाद उस दरख्त के करीब नहीं गया और आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत जो थी वो नॉर्मल हो गई। आज भी वो जो दरख्त है वो तमाम लोगों में मशहूर है और सबको पता है कि यहाँ पे एक जिन रहा करता है। नॉर्मली जैसे बच्चे पहले वहाँ पे जाया करते थे, अब बच्चे भी वहाँ जाने से या उस दरख्त के करीब जाने से अवॉइड किया करते हैं। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये मिस आयशा ने हमें भेजी है और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बताती हैं इनका बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक़ है वो मुल्तान से है और ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अब ये बताती हैं कि इनकी आदत है शुरू से कि जो भी इनका असाइनमेंट होता है या काम होता है या जो भी ये काम कर रही होती हैं, जो ऑफिस वर्क होता है, ये कोशिश करती हैं कि रात में 12 से 3 बजे के दरमियान करें, क्योंकि इनको अकेले रहना या तन्हा रहना या कम शोर में रहना ज़्यादा पसंद है। ये कोशिश करती हैं कि ज़्यादातर जो भी काम है वो रात में करें। रात में जो भी इनको असाइनमेंट वगैरह मिलता है या जो भी इनका ऑफिस का काम होता है ये उसी वक्त अंजाम देती हैं। ये बताती हैं इसी तरह एक फैमिली में शादी थी और मेरी जो मदर थी, मेरी बहन थी, मेरा भाई था, ये सारे के सारे लोग जो थे वो उस शादी में गए हुए थे और घर के अंदर मैं बिल्कुल अकेली थी और जो भी मेरा ऑफिस का काम था वो लैपटॉप पे मैं कर रही थी। रात के 12:30 या 1 बजे का टाइम था और मैं वेट भी कर रही थी कि मेरे जो घर वाले हैं वो कब वापस आएंगे। इसी दौरानिए में इनको एकदम से महसूस हुआ जैसे कि इनका जो सहन है
वहाँ पे कोई एकदम से गुजरा है या कोई मूवमेंट महसूस हुई। अब इनका जो ध्यान था वो लैपटॉप की तरफ था, लेकिन बहुत वाज़े इनको आवाज़ आई थी या वाज़े इंडिकेशन थी, जैसे कॉर्नर ऑफ द आई से इनको पता चला था कि अभी कोई सहन में मौजूद था जो एकदम से आगे की तरफ गया है। बहरहाल ये अपना जो फोकस था लैपटॉप पे रखे हुई थी, ये अपना जो काम था उस पर फोकस कर रही थी। जाहिर सी बात ये अकेली थी और ये डरना भी नहीं चाहती थी, लिहाजा इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। अब ये बताती हैं कि दोबारा मैं लैपटॉप पे जो है अपने काम में बिज़ी हो गई। 10 मिनट गुजरे थे कि एकदम से इनको महसूस हुआ जैसे कि कोई चीज़ है जो सहन में गिरी है। अब जब इनको प्रॉपर आवाज़ आई तो इन्होंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ, हो सकता है कि मेरे जो घर वाले हैं वो आ गए हों या उनकी वजह से मूवमेंट हो रही हो। जब इन्होंने सहन में जाके देखा तो वहाँ पे ना कोई मौजूद था, ना किसी का नामो निशान था। इवन के जो इनके घर वाले शादी में गए हुए थे वो भी अभी तक नहीं आए थे। अब ये बताती हैं कि मेरे पास इग्नोर करने के अलावा कोई इशारा नहीं था, लिहाजा मैं इग्नोर करने लगी और अगेन अपना जो वर्क था उसमें बिज़ी हो गई। अब मैंने जो गेट था उसको बंद कर लिया था, यानी कि जो मेरे रूम का गेट था उसको भी मैंने बंद कर दिया था। कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम गुजरा तो अब बाकायदा ऐसा लगने लगा कि जो मेरा कमरा है उसका जो डोर है, उस डोर के बाहर कोई खड़ा हुआ है या कोई मूवमेंट है जो महसूस हो रही है। जैसे आमतौर पे डोर के नीचे से रोशनी आया करती है तो उससे आपको पता चलता है अगर कोई सामने से गुजर रहा हो, तो लाइट्स की वजह से पता चल जाता है कि कोई गुजरा है। इनको भी ऐसा लगने लगा जैसे कोई इनका जो डोर है उसके नीचे से जो शेड नज़र आ रहा था उसके मुताबिक कोई गुजर रहा है। अच्छा, पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोई गुजर रहा है, 10 मिनट बाद ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने इनके दरवाजे को नॉक करना शुरू किया है। अब ये बताती हैं जब नॉकिंग की आवाज़ आना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है मेरी हालत गैर हो चुकी थी। मैं घर में अकेली थी, घर वाले शादी में गए हुए थे। अब मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूं। लिहाजा जो भी आयत वगैरह मुझे आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू की और मैं वेट करने लगी कि जितना जल्दी हो सकता है घर वाले आ जाएं, ताकि इस मुसीबत से या इस खौफनाक सूरत हाल से मेरी जान छूट सके। अब ये बताती हैं कि 15-20 मिनट तक मुसलसल गेट बजता रहा, लेकिन मैंने नहीं खोला और उसके बाद फाइनली जो हमारे घर वाले थे वो आ गए और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। खैर, जैसे तैसे रात गुजर गई और जब रात गुजर गई तो सुबह नाश्ते पे जब मेरी अपनी मदर से मुलाकात हुई तो जो मेरी मदर थी उन्होंने पूरा वाक़या सुना और पूरा वाक़या सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये जो हमारा इलाका है यहाँ से नज़दीक ही एक कब्रिस्तान मौजूद है और अभी से नहीं, सालों से यहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामलात होते चले आ रहे हैं। लिहाजा कोशिश करो कि रात में ना जागो, आयतुल कुर्सी पढ़ के हिसार करके सो जाओ। अब ये बताती हैं कि इनकी वालदा ने जो कुछ इन्हें बताया था उससे इनको काफ़ी सुकून मिल चुका था, ये काफ़ी इत्मीनान में आ चुकी थी, क्योंकि इनकी वालदा ने एक्नॉलेज कर लिया था कि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामलात होते रहते हैं। अब ये अपने आप को कन्विंस कर रही थी कि जो कुछ हो रहा है ये बड़ा नॉर्मल है और इस पर ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये बताती है इसी तरह 5-6 दिन मज़ीद गुजर गए और 5-6 दिन बाद इस तरह से हुआ कि रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था और ये पूरी कोशिश कर रही थी कि जल्दी सो सकें, लेकिन अगेन वही आदत है रात में जागने की, कोई ना कोई बहाना बन जाता जिसकी वजह से इनको जागना पड़ता। अब इनको ये महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि जो इनका कॉरिडोर है वहाँ से कोई गुजरा है और ऊपर की तरफ गया है, यानी जीने की तरफ गया है। अब ये इतनी साउंड और इतनी क्लियर आवाज़ थी कि ये इसको इग्नोर कर ही नहीं सकती थी। इन्होंने सोचा कि हो सकता है इनका भाई हो किसी काम से ऊपर गया हो। अब ये सोच ही रही थी कि इसी दौरानिए में एकदम से ऐसा लगा जैसे कि किसी ने ऊपर जो जीना है उसका दरवाज़ा खोला है, उसको बंद किया है। जब इनको ये प्रॉपर आवाज़ सुनाई दी तो इनको यकीन हो चला कि इनका भाई है जो ऊपर कुछ ना कुछ करने गया है। लिहाजा इन्होंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ और ये ऐसी बाहर निकलती हुई आई और अपनी स्टेयर्स की तरफ देखने लगी। जब इन्होंने अपनी स्टेयर्स की तरफ देखा तो ये बताती है सारी की सारी लाइट्स बंद थी और गेट भी लॉक हुआ हुआ था। हालांकि अब से कोई 20-25 सेकंड पहले इन्होंने आवाज़ सुनी थी कि जैसे कोई ऊपर गया है, किसी ने दरवाज़ा खोला है। खैर, ये दोबारा अंदर आई और आके आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ने लगी और कोशिश करने लगी सो सकें। अब ये बताती हैं इसी दौरानिए में दोबारा से ऐसा लगा जैसे किसी ने गेट खोला है और अब बाकायदा सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ इनके कॉरिडोर के सामने से गुजरा है। अब ये जो आवाज़ आ रही थी, पिछले एक्सपीरियंस की बुनियाद पे इन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। ये बताती हैं जैसे तैसे आयतुल कुर्सी पढ़ के मैंने वो रात गुजारी और सुबह अगेन अपनी माँ को बताया कि यहाँ पे रात में कोई आया था, किसी ने बाकायदा गेट खोला है और उसके बाद दोबारा गेट खोला है और नीचे गया है वापस। तो इनकी मदर कहने लगी जैसे तुमने आवाज़ सुनी थी वैसे मैंने भी आवाज़ सुनी थी और मैंने भी आके देखा था। तो जब मैंने आके देखा था तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था और सारी की सारी लाइट्स जो थी वो बंद थी। लिहाजा हमारे पास इन बातों को इग्नोर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा तुम भी इसको इग्नोर करो
और कोशिश करो कि आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ा करो, क्योंकि आयतुल कुर्सी पढ़ के सोगी तो इस तरह के वाक़यात और मामलात कभी भी नहीं होंगे। ये बताती है कि उसके बाद से मैंने ऐसे ही किया कि जब भी मैं सोने के लिए लेटती, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती, हिसार करती और सो जाती। और मैंने अपनी जो रूटीन थी उसको भी चेंज किया, यानी जैसे मैं नॉर्मली रात में 2 बजे 3 बजे तक जागा करती थी, मैंने कोशिश शुरू कर दी कि रात में 12-11 बजे तक सो जाऊँ। आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी आदत बन गई और अल्लाह का शुक्र ये बताती हैं उसके बाद से इनके साथ जो वाक़यात और मामलात इस तरह के पेश आ रहे थे, या जो प्रेजेंस शो हो रही थी, वो प्रेजेंस शो होना ख़त्म हो गई। अच्छा गाइस, आज की जो तीसरी स्टोरी है ये बड़ी ही स्पूकी स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी में हमारे लिए मैसेज है। ये जो है हमें मिस किश्वर ने भेजी है और ये बताती हैं जो इनकी नानी थी, उनकी बहन का नाम साइका था, यानी इनकी जो अम्मी थी उनकी खाला का नाम साइका था। और वो शुरू से ही बड़ी हसीन व जमील थी और बहुत ही टैलेंटेड थी, बहुत ही चैलेंजिंग थी, यानी उनको अगर कोई काम दे दिया जाए तो वो करके ही छोड़ती थी। तो इसी तरह इनकी नानी बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो भी ये कज़न वगैरह मौजूद थे, बैठे हुए थे, तो इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को चैलेंज करना शुरू किया। और जैसे आमतौर पे हुआ करता है कि तुम ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ तो मैं मानूँ। अब जो भी इनको चैलेंज दिया जाता, ये सारा का सारा जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट कर लेती और करके दिखा देती। तो इन्हीं में इनके एक मेल कज़न मौजूद थे। वो जो मेल कज़न थे उन्होंने कहा ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये तो हो जाएंगी। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो किसी जिन को या किसी इस तरह की चीज़ को अपने काबू में करके दिखाओ। अब ये जो चैलेंज था, जाहिर सी बात है एक मजाक था, और इन्होंने जब इस चैलेंज को सुना तो हम सब समझ रहे थे, या बाकी जो लोग थे वो समझ रहे थे कि एक मजाक किया जा रहा है। लेकिन वो जो इनकी नानी की बहन थी उन्होंने इसको सीरियस ले लिया। उन्होंने कहा ये भी मैं करके दिखा दूँगी। अच्छा, जो लोग थे वो हंसने लगे कि ये पागल हो गई हैं, इस तरह की बातें कर रही हैं, या जज्बात में इन्होंने इस तरह की बात कर दी है। खैर, बात आई गई हो गई। उसके बाद से ये हुआ कि जो इनकी नानी की बहन थी, यानी ये जिनकी स्टोरी है, उन्होंने बड़ी कोशिशें शुरू कर दी कि उनको कहीं से ये मालूमात मिल जाए कि किस तरह जन्नात को या इस तरह की चीज़ों को काबू किया जाता है। और बिला आखिर कोशिशों के बाद उनको एक किताब हाथ लग गई और उस किताब में बहुत सारे अमाल बताए गए थे जिनकी बुनियाद पर ऐसा किया जा सकता था। अब उस किताब के मुताबिक जो अमल था वो इनको रात में किसी पहाड़ी इलाके में या खाली इलाके में या कब्रिस्तान में करना था। और वो जो अमल था वो 41 दिन तक करना था, यानी कि 41 रातें इनको कब्रिस्तान में या किसी खाली जगह में गुजारनी थी और जो कुछ पढ़ाई दी गई थी वो पढ़नी थी। अव्वल तो ऐसा काम करना गलत। दूसरा है कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं तो वो ओपनली ऐसे ही काम नहीं कर लेते, उनके ऊपर किसी ना किसी पीर का या किसी चीज़ का हाथ होता है। अदरवाइज़ जो भी ये करता है उसका दिमाग उलट जाता है या वो पागल हो जाता है। खैर, इन्होंने मजाक में उस चैलेंज को इस कदर लिया कि उन्होंने वो जो किताब में लिखा था वो पढ़ना शुरू कर दिया। बाकायदा चुपके से रात में निकलती और कब्रिस्तान चले आती, पूरी पूरी रात पढ़ाई करती और सुबह आती। हालांकि एक दफ़ा ऐसा हुआ, इनके जो भाई थे उन्होंने इनको पकड़ लिया, रात में जा रही थी। खैर, इन्होंने अपने भाई को कसम वगैरह दे के बात को ख़त्म किया और कहा कि किसी को नहीं बताना, मेरा तकरीबन आधा अमल जो है वो हो चुका है और आधा रह गया है। खैर, वो जो भाई थे उन्होंने इनकी बात मान ली और उनको जाने दिया। अब ये बताते हैं इसी तरह मज़ीद 5-6 दिन गुजर गए, यानी 41 डेज़ पूरे होने में अभी कुछ दिन बाकी थे कि एकदम से जो इनकी नानी की बहन थी या जो साहिबा जन्नात को काबू करने का अमल कर रही थी वो एकदम से गायब हो गई। अब जब सुबह घर वाले उठे, उन्होंने पूरे घर में उनको तलाश किया तो वो कहीं नहीं मिली। सब परेशान हो गए, रोना पीटना शुरू हो गए और फाइनली जब एक स्टेज ऐसी आ गई कि जब सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो इनके जो भाई थे जिन्होंने इनको रात में जाते हुए देखा था उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है कि वो रात में जाती है और वहाँ जाके अमल पढ़ती है और उसने कहा है कि मैं जन्नात को काबू कर रही हूँ। खैर, ये सुनने के बाद घर वालों ने बहुत गुस्से का इज़हार किया और सब कब्रिस्तान गए। वहाँ जाके उनको देखा तो वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। जब उनको उठाया गया तो वो अपने होश में नहीं थी, यानी कि एकदम से लग रहा था कि उनका दिमाग उलट चुका है। वो किसी को पहचान नहीं रही थी। एक अजीब सी ज़बान थी जिसमें वो बात कर रही थी। ना सिर्फ ये, बल्कि उनकी जो पीठ थी उस पर बाकायदा पंजे का एक निशान था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत ज़ोर से उनको मारा है। इनको घर लेके आया गया और बहुत सारे उलमाए कराम से और जो भी मुफ्ती वगैरह हैं या जो भी आलमी दीन है उनसे रब्ता किया गया और सबसे मदद के लिए कहा गया। बहरहाल जितने भी लोग थे सब ने अपनी अपनी कोशिश की, लेकिन कोई भी उनको नॉर्मल नहीं कर सका। और उनके बारे में बताया जाता है कि आखिर तक वो इसी तरह की अब नॉर्मल हरकतें करती रहीं, अजीब सी ज़बान में बात करती रहीं। उनकी पीठ पे जो निशान था वो हमेशा रहा और एक दिन जब सुबह सब सो के उठे तो वो नहीं उठी, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आप काम करते हैं या अमल करते हैं या जो भी पढ़ाई करते हैं
उसकी आप लाजमी तौर पे इजाज़त ले लें, क्योंकि अगर आप इजाज़त लेके वो काम करेंगे तो वो काम हो सकता है, अदरवाइज़ आपको सिर्फ नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्टोरीज़ थी पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हमारी सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।